षष्ठाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। हम लोग संस्कृत के ग्रंथों को संस्कृत में ही कैसे पढ़ा जाए इसका अभ्यास कर रहे हैं। तो देखिए, हमने संयुक्त व्यंजनों का विचार किया कि अक्षर आधा कैसे होता है, अब पूरा कैसे होता है। कहाँ पर खड़ी डंडी तोड़कर आधा बनता है अक्षर खा गा घा में, कहाँ नीचे की लकीर को तोड़ करके आधा बनता है टा ठा डा ढा में, कहाँ पर आधी लकीर को तोड़कर बनता है आधा जैसे का और फा में। ये हमने विचार कर लिया और ये समझ लिया कि दो व्यंजन ऐसे हों जिनके बीच में कोई स्वर ना हो, उनको हम संयोग कहते हैं, उन्हीं को हम संयुक्ताक्षर कहते हैं। और जो अक्षर नीचे से तोड़े जाते हैं टाठा डाढ़ा दा छा, ये जब नीचे से तोड़ के आधे कर दिए जाते हैं तो इनके आगे आने वाला व्यंजन इनके नीचे बैठ जाता है। ये हमने लिख करके दिखा दिया। ये दा है, इसकी डंडी को तोड़ा और इसके नीचे वाह को लिख दिया, तो ये द्वार बन गया। दा आधा है तो दा कहाँ से टूटा, दा का ये अक्षर स्वर भागनी, इसको हमने तोड़ दिया और नीचे लिख दिया वाह। तो हमें दिख रहा है, ये डंडी दिख रही है जो हमको, तो हमें ऐसा भ्रम हो रहा है कि दा की डंडी है पर ये डंडी वाह की है। दा की तो टूट गई, दा आधा हो गया। और ये लकीर जो दिख रही है, ये पाई जो दिख रही है, इसको डंडी कह लो, चाहे लकीर कह लो, चाहे पाई कह लो, जो कहना सो कह लो। इसको डंडी कहिए, चाहे लकीर कहिए, चाहे पाई कहिए, जो आपकी इच्छा है सो कह लीजिए। पर यह समझिए कि ये जो लकीर है ये स्वर को व्यक्त करती है। जब ये दा हमारा ये पूरा है, इसको आधा किया तो क्या किया, इसको तोड़ दिया। और जब तोड़ दिया तो इसके आगे जिस अक्षर को हमें लिखना है वो अक्षर आगे नहीं बैठेगा, नीचे बैठेगा। जो अक्षर नीचे से टूटते हैं उनके आगे आने वाला व्यंजन उनके नीचे बैठता है। तो बन गया द्वार। ये छा है, छा को आधा लिखना है और उसके आगे पूरा वा लिखना है। ये उच्च है और ये वास है, आधा छा है तो बीच में हलत लगा नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, तो ये जो था इसको हमने डंडी को तोड़ दिया, तो आगे जो वाह है वो नीचे बैठ गया। उच्छ्वास, चा आधा है, छा आधा है, वाह पूरा है, वाह में आ की मात्रा है। तो चा छा और वाह तीन व्यंजन हैं यहाँ पर एक के बाद एक। तो चा और छा के बीच में कोई अच नहीं है तो ये संयोग है, और छा और वाह के बीच में कोई अच नहीं है, कोई स्वर नहीं है, तो ये भी संयोग है। दो संयोग है। जब तीन व्यंजन आते हैं तो तीन का संयोग नहीं होता, द्वयो द्वयो संयोग संज्ञा, दो दो की संयोग संज्ञा होती। तो संयोग किसको कहते हैं, संयुक्त व्यंजन किसको कहते हैं और उनको लिखा कैसे जाता है, ये हमने जान लिया। अब हमें ये जानना चाहिए कुछ संयुक्त व्यंजन ऐसे हैं जब वो मिलते हैं तो उनकी आकृति बदल जाती है। यहाँ तो छा और वाह हमको दिखाई पड़ रहे हैं, पहचान में आ रहे हैं। यहाँ दा और वाह हमको पहचान में आ रहे हैं कि ऊपर दा है नीचे वाह है। पर कुछ व्यंजन ऐसे हैं जिनकी आकृति बदल गई लेखन में। और ये क्यों बदल जाती है, लिखने की त्वरा में, लिखने की जल्दबाजी में। तो कुछ व्यंजनों के आकार जो बदल गए हैं संयुक्त व्यंजनों के, उनको भी हमें समझ लेना चाहिए। यहाँ पर आधा ता है और रा है, आधा ता है और रा है। जैसे आधा पा है और रा है, तो व्यंजन के बाद आने वाले रा को हम कहाँ लिखते हैं, उसके नीचे लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं। इसी प्रकार ये ता है, इसी प्रकार ये ता है और इसके बाद ता आधा है और रा है, तो इसको उसके नीचे लिखेंगे।
तो जैसा ये प्रा है ऐसा ही ये त्रा है। जैसा ये का के नीचे लिखेंगे तो क्रा, ग्रास लिखेंगे तो ये ग्रा। व्यंजन के बाद आने वाला जो रा है वो उसके नीचे लिखा जाता है, तो प्रा, क्रा, ग्रा ऐसा लिखेंगे। इसी प्रकार ता भी व्यंजन है, व्यंजन को हल कहते हैं। हल कहना छोटा है, सरल है, इसलिए हल कहना चाहिए। तो ता हल है, हल के बाद रा आया, तो जैसा ये लिखा गया वैसे ही हम इसको लिखते हैं। किंतु धीरे धीरे कालांतर में इसको हमने इतना लिखना बंद कर दिया, तो ये त्रा बन गया, ये त्रा बन गया। तो ये दिखता है हमको त्रा एक अक्षर है, हमको दिखता है कि त्रा कोई एक अक्षर है, एक अक्षर नहीं है ये। ता इसमें कितने अक्षर है लिखा है त्रा? 2। कितने हैं देखो गिनो, त्रा में कितने अक्षर है? ये लिखा है त्रा जो है, कितने अक्षर है इसमें त्रा में? 3। कौन कौन से 3 हैं? ता, रा, ता, रा और आ। संयोग संज्ञा किसकी है? ता और रा की। ता और रा की। ता और रा का नाम संयोग है। क्यों संयोग नाम है इनका? क्योंकि दो व्यंजन। क्योंकि दोनों व्यंजन है, क्योंकि ता और रा व्यंजन है, और उन ऐसे व्यंजन है जिनके बीच में, इन दोनों के बीच में स्वर नहीं है। कितने अक्षर है इसमें? 3। कौन कौन से 3 हैं? ता, रा और आ। ता, रा और आ। इनमें संयोग संज्ञा किसकी है? ता और रा की। और रा और आ की नहीं है। नहीं है। ये दोनों व्यंजन है, इसलिए इनका नाम संयोग है। और रा व्यंजन है और आ स्वर है, तो ये संयोग नहीं है। तो संयोग क्या होता है? दो ऐसे व्यंजन जिनके बीच में कोई स्वर ना हो, तो ये संयोग हो गया। तो ये दोनों को जब मिला के हमने लिखा कि ये ता आधा है, आधे अक्षर के बाद जब रा आता है, आधे व्यंजन के बाद जब रा आता है, व्यंजन तो आधा ही होता है, अर्धमात्रिकम व्यंजनम, व्यंजन की आधी मात्रा होती है। तो आधे अक्षर के बाद जब रा आता है तो उसके नीचे लिखा जाता है। तो हमने इसको इसके नीचे ऐसा लिखा था। धीरे धीरे समय में लोगों ने जल्दबाजी में इसको इतना लिखना शुरू कर दिया, तो इतना हो गया। तो त्रा को आप एक अक्षर मत समझिए, ये संयुक्त अक्षर है, ये संयुक्त अक्षर है, ठीक है ना। तो जो रा है इसके आगे तो आ है, तो रा को बोलने में कोई मुसीबत है नहीं, जिसके साथ स्वर मिल गया उसका उच्चारण तो हमारा कंठ कर लेगा। पर जो ता है ये आधा है, इसको भी बोलने के लिए कोई ना कोई स्वर चाहिए, इसको भी कोई ना कोई स्वर चाहिए जिसका सहारा लेके गले के बाहर निकलेगा। तो ये किस स्वर का सहारा लेगा? आगे तो स्वर है नहीं, आगे तो रा बैठा है, तो अपने पहले वाले स्वर का सहारा लेके बाहर निकलेगा कंठ से। जैसे हम कहेंगे मित्र, तो त्रा, रा, त्रा में जो रा है उसको तो आ दे रहा है सहारा कि निकलो बाहर तुम हमारे सहारे। पर इस ता को जो आधा ता है, इसको आपके गले से बाहर कौन निकालेगा? कौन निकालेगा? ई, उसके पहले जो बैठा है। तो ये मी के साथ ता मिल जाएगा, तो हम बोलेंगे मित्र, मित्र, ऐसा बोलना पड़ेगा। तो ऐसा सुनाई पड़ेगा आपको, यहाँ 2 ता सुनाई पड़ेंगे। इसी का नाम है संयोगे गुरु। संयोग परे होने पर उसके पहले वाला जो ह्रस्व है वो गुरु हो जाता है। गुरु का अर्थ है उसको बोलने में 2 मात्रा का समय हमें खर्च करना चाहिए। अ, ये 1 मात्रा का समय है, आ, ये 2 मात्रा का समय। मात्रा काल है, ये काल का नाप है। तो जितनी देर में हम बड़ा आ बोलते हैं, इतने समय में इस छोटी ई को हम बोलेंगे। तो क्या करेंगे? मित्र, ठीक है ना। शत्रु, शत्रु, तो शा का जो आ है उसमें ये आधा ता मिल गया, मी का जो ई है इसमें आधा ता मिल गया। इतनी बात समझ में आ जाए तो संस्कृत पढ़ना खिलौना हो जाता है। छोटी सी बात है,
कि जो संयुक्त अक्षर हैं, दो व्यंजनों से बने हुए जो अक्षर हैं, उनमें से पहला वाला स्वर से विहीन है, दूसरे वाले के पास तो स्वर है, उसको सहारा नहीं चाहिए ना भाई। दो पैर जिसके हैं उसको तो कोई हाथ पकड़ के नहीं चलता, एक पैर जिसका है उसको सहारा देते हैं हम। तो व्यंजन लंगड़ा है, व्यंजन लंगड़ा है, और स्वर के दोनों पैर हैं, स्वर के दोनों पैर हैं, तो स्वर तो चलेगा बढ़िया दौड़ के। और जो व्यंजन अकेला मिल जाएगा, ये किसके सहारे निकले बेचारा, तो ये अपने पहले देखता है कि स्वर है, उसका सहारा पकड़ के बाहर निकलता है। तो हम बोलते हैं मित्र। तो ऐसा करने से क्या होता है, ये जो ई है, जो एक मात्रा का था, ये दो मात्रा का हो जाता है। ऐसे स्वर को हम गुरु कहते हैं। ह्रस्व का नाम लघु है और दीर्घ का नाम गुरु है, और संयोग के पहले आने वाले ह्रस्व का नाम भी गुरु है। तो ये हमने त्रा की बात की। ये क्ष है, ये एक अक्षर नहीं है, ये भी संयुक्त अक्षर है। इसमें भी दो व्यंजन मिले हुए हैं। कौन कौन से दो व्यंजन मिले हैं? का और मूर्धन्य श। का और मूर्धन्य श, काशा संयोग है क्ष। का और शा को मिला के क्ष होता है। दोनों को मिला के बोलिए क्ष 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 क्ष, का और श। तो इन दोनों को मिला करके ये ऐसी आकृति बन गई। तो इसको तो जानना ही चाहिए, क्योंकि हम इसको एक अक्षर समझेंगे तो कठिनाई हो जाएगी। तो संयुक्त अक्षर है, तो का आधा है। इस का को कैसे पढ़ा जाएगा? इसके पहले जो भी स्वर लिखेगा उसमें जाकर चिपक जाएगा। जैसे हमने कहा, अब देखिए कैसे बोलेंगे, कप। ये का में इसके अंदर जो दो अक्षर है का और शा, तो इसमें जो का है आधा वो इसके साथ मिल जाएगा, तो बन जाएगा कपक्षा कपक्षा शिकक्षा शिकक्षा शिक क्षक भिक क्षुक भिक्षुक। अब ये भी नहीं है, इसको हमें भिक बोलना पड़ेगा। भिक क्षुक। लिखेंगे हम इसको ऐसा और बोलेंगे ऐसा, और ऐसा हम बोलते ही हैं। सब लोग भिक्षुक ही तो बोलते हैं ना, भिक्षुक तो नहीं बोलता है कोई। पर हम जिस भाषा को रात दिन बोलते हैं, हम कभी सोचते ही नहीं हैं कि हम क्या लिख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। असावधान होकर जीवन जीते हैं। तो हमारे ऋषियों ने इस वाणी का अध्ययन किया है और विचार करके बताया है, इदमंधन तमः कृष्णम जायेत भुवनत्रयम् यदि शब्दाभयम ज्योति रा संसारम न दीप्यते। ये सारा संसार अंधा हो जाता है यदि शब्द रूपी ज्योति संसार को प्रकाशित न करती। आप कल्पना कीजिए एक क्षण कि दुनिया में शब्द नहीं है, हम बैठे हैं, आप बैठे हैं, सारा समाज बैठा, सारा संसार बैठा है, आप क्या कर सकते हैं? कोई व्यवहार ही नहीं है, पूरा अंधकार हो जाता संसार में। तो शब्द की ज्योति ही पूरे विश्व को प्रकाशित करती है। वाणी का जितना गहन विवेचन हमारे ऋषियों ने किया है, उसको पश्चिम जगत सोच भी नहीं सकता है। ये मूढ़मती लोग जो हैं, इनके पास कुछ नहीं है, खाने पीने भोग विलास करने के अलावा कुछ नहीं है ही नहीं इनके पास में। इनके पास कोई दर्शन नहीं, इनके पास कोई धर्म नहीं, इनके पास कोई चिंतन नहीं। तो देखिए, विचार कीजिए, अब जिस शब्द को बोलते हैं उसको एक क्षण रुक के सोचिए कि ये ई तो छोटा लगाया हमने, छोटा मतलब इसको एक मात्रा काल में बोलना चाहिए, पर हम बोल रहे हैं दो मात्रा काल में। जब हम अकेला भी लिखते हैं, भी इसको छोटा बोल रहे हैं, पर इस भी को हम छोटा नहीं बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं भिक क्षुक। इसकी भी दो मात्रा हो गई,
इसकी 2 मात्रा हो गई भी की, और क्षु की 1 मात्रा है, और का की 1 मात्रा है। भिक्षुक। भिक्षुक। तो एक क्षा एक ऐसा अक्षर है जो का और शा के संयोग से बना हुआ है, और इसकी आकृति के भीतर हमको का और शा दिखाई नहीं पाते हैं। तो इसको हमें लिपि के साथ समझ लेना चाहिए। ठीक ना, समझ लिया ना। चलिए आगे चलिए। तो क्या हो गया, त्रा हो गया, और क्षा हो गया। अब ये अक्षर है ज्ञा, ये भी संयुक्त अक्षर है। संयुक्त अक्षर यानी 2 व्यंजन से बना हुआ है। तो कौन कौन से 2 व्यंजन इसमें हमको दिख नहीं रहे, दोनों को लपेट के नई आकृति पैदा हो गई। तो इसके 2 अक्षर हैं, 2 व्यंजन, एक है ज और दूसरा है या। एक है जा और या। तो जब इसको लिखा तो देखिए इतना हिस्सा जा हमको दिख रहा है ना, यहाँ तक तो जा दिख रहा है। इसके बाद यहाँ रहा होगा संयम, तो कालांतर में वो ऐसा बन गया। तो इसको हम एक अक्षर ना समझे, ये 2 व्यंजनों से बना हुआ संयुक्त अक्षर है ज्ञा। तो जब हमको ज्ञा मिलेगा लिखा हुआ, तो ज्ञा में जो जा है ये आधा है। तो इसको किसके साथ मिलके बोला जाएगा, पहले वाले स्वर के साथ मिल जाएगा। जैसे आपने कहा प्रज्ञा, तो प्रज्ञा प्रज्ञा प्रज्ञा। तो आप कहेंगे लिखा तो जा है और बोलते आप गा है। तो इस पे बड़ा विवाद है सनातनियों और आर्य समाजियों के बीच में। आर्य समाजी इसको विज्ञान बोलते हैं, प्रज्ञा बोलते हैं, क्योंकि जा और यहाँ लिखा है, और सनातनी परंपरा में इसको ज्ञा बोलते हैं। तो इसको कैसे बोलना चाहिए इसका भी विचार हम यहीं पर कर लेते हैं। तो देखिए जो वर्ण मात्रिका है उसमें 5-5 अक्षरों के 5 वर्ग हैं, जिनको हमने आपसे कहा कि इनके क्रम को याद करिए। काचा टाटा पा ये पहले अक्षर है, खाफा छाठा था ये दूसरे अक्षर है, जाबा गाधा दा ये तीसरे अक्षर है, झाबा गाधा धा ये चौथे अक्षर है, और यमा गाना ना ये 5वें अक्षर है। बाद वाला व्यंजन पंचम हो और उसके पहले वाला व्यंजन प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ कुछ भी हो, यदि ऐसा संयोग, अभी ने त्रा देखा तो ता और रा 5वां कोई नहीं था, क्षा देखा का और शा 5वां कोई नहीं था, पर जो ज्ञा है इसमें पहला है जा और दूसरा है या, जो कि अपने वर्ग का 5वां है। यदि संयुक्त व्यंजन में बाद वाला व्यंजन किसी भी वर्ग का 5वां है और उसके पहले वाला व्यंजन किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा है, समझ में आ रही बात। पहले हो 1 2 3 4 में से कोई सा भी हो, और बाद में हो 5वां। तो यदि पहले वाला अक्षर किसी वर्ग का पहला है, पहला ने काचा टाटा पा, तो इनके बीच में एक अक्षर और पैदा हो जाता है, उसको कहते हैं कुम। जैसे हमने कहा प लिख नी, का चा टा ता पा पहले हैं और कोई पंचम अक्षर बाद में है, तो बीच में कुम होगा। कुम यानी आधा का। संयोग का पहला वाला व्यंजन यदि अपने वर्ग का द्वितीय है, यानी ख, फ, छ, ठ और थ, चख न तू, तो यहाँ एक ख बैठ जाएगा इसके बीच में, चख न तू। यदि संयोग का पहला अक्षर तृतीय है, जाबा गादा दा, पहले ज ब ग ड द, जैसा यहाँ है यज्ञ में, ये प्रज्ञा में, यज्ञ में, जैसे में यज्ञ लिखा ज्ञा में, और इसके बाद 5वां अक्षर है, तो हमने क्या लिखा यज्ञ। ये जा है, तृतीय है और बाद में या है, तो जा के बाद कौन बैठेगा, गुम, गा बैठेगा, जा के बाद गा बैठ जाएगा। और यदि संयोग का पहला घटक वर्ग का चौथा है, झा भा घा झा धा, और दूसरा घटक वर्ग का 5वां है,
तो बीच में घूम बैठेगा घा, तो एक काखा गाघा बैठते हैं बीच में। तब देखिए हमने ले लिया यज्ञ, हमने ले लिया प्रज्ञा। तो ज्ञा का पहला अक्षर है जा है और बाद में या है, तो यहाँ कौन बैठेगा के गा बैठेगा, तो गा बैठ गया। जा के बाद गा आएगा तो क्या संधि होगी? चौक होगा। अभी दो गा हो गई ना, दो गा हो गई ना, तो जा तो गा बन गया, जा तो गा बन गया ना, और यहाँ तो क्या बनेगा? ज्ञा बना ना, यही उच्चारण है ज्ञा, यही बनेगा ज्ञा। तो ज्ञा यही समुचित उच्चारण है। तो आप यज्ञ बोलिए, आप प्रज्ञा बोलिए, आप विज्ञान बोलिए। विज्ञान, प्रज्ञा, पहला गा दूसरे या, दूसरा या नहीं है, ये गा और या नहीं है, ये गा और या है। प्रज्ञा, विज्ञान, यज्ञ, यज्ञ, पहला अक्षर गा बोलिए, दूसरा या बोलिए, और पहले को जा बोल के विज्ञान, यज्ञ, इसको बोलने का कोई मतलब नहीं है। तो ये तो बात हो गई ज्ञा की। क्षत्रज्ञ, 3 अक्षरों का विचार हो गया। अब 2 अक्षर और हिंदी की लिपि में जिनकी आकृति मिल करके बदल जाती है। यह है द्या, विद्या, विद्या, हृदया। तो ये द्या में लिखा एक अक्षर जैसा है, पर ये 2 अक्षर है। कौन कौन से 2 अक्षर हैं? द और या। इसमें पहला है द और दूसरा है या। तो दा को जब आधा करते हैं तो नीचे से ये लकीर निकल जाती है और या नीचे आ जाता है। तो देखिए इतना हिस्सा दा का है और इतना हिस्सा या का है। ऐसा स्वरूप इसका कभी रहा होगा। ये आधा दा है, ये दा लिया, इतना तो दा हुआ और इसको या मिला दिया, तो धीरे धीरे ये ऐसा हो गया। लिखने वालों की फुर्ती से बदल गया। तो द्या में 2 अक्षर है, इसीलिए जो हम बोलते हैं उसको समझना चाहिए। हिंदी वाले विद्यार्थी बेचारे वो समझते हैं विज्ञान में 3 अक्षर है और विद्यालय में 4 अक्षर है, और विद्यालय में तो वास्तव में कितने अक्षर हैं? 9। विद्यालय में तो 9 अक्षर हैं। वा, ई, द, या, आ, ल, अ, या, अ। विज्ञान में 7 अक्षर हैं। वा, ई, जा, या, आ, न, आ। तो इसलिए हमने आपको स्वर बताए, व्यंजन बताए, उनके स्थान बताए, उनका क्रम बताया, जिसको अनुपूर्वी कहते हैं। किस क्रम में कंठ से निकल रहे हैं अक्षर, उस क्रम का नाम है अनुपूर्वी। अनुपूर्वी वर्णानुक्रम। और यही बताया कि वर्णों को जब बोलना है तो उसमें कार प्रत्यय लगा के बोलिए, तो अक्षर का स्वरूप नहीं बदलता। विज्ञान बोलना है तो बोलिए वकार, इकार, जकार, यकार, आकार, नकार और अकार। इस क्रम में अक्षर बैठे हुए हैं। ये तो बच्चे को बतानी चाहिए, और 3 साल का बच्चा इसको समझता है। 3 वर्ष का बच्चा ये बात समझता है। 60 साल से हम अध्यापन कर रहे हैं। हमारा अनुभव हमने छोटे बच्चे से लेके बड़े बड़े विद्वानों को ही पढ़ाया है। हम चाहते नहीं हैं, हम मेहनत नहीं करते, हम अपनी सारी शक्ति और बच्चे की सारी प्रज्ञा, बच्चे की सारी मेधा को उस अंग्रेजी में घुसेड़ देते हैं, तो वो कहीं का नहीं रहता। भारत में जन्म लेना उसका सार्थक ही नहीं होता। भारत की धरती पर जन्म लेनी अपने आप में महान पुण्य का फल होता है। तो महान पुण्य का फल क्या है? वो फल है संस्कृत पढ़िए और संस्कृत के ग्रंथों को जानिए। यही महान पुण्य का फल है। महान पुण्य का फल नोट गिनना नहीं है। संस्कृत पढ़ना ही महान पुण्य का फल है।
उससे जीवन में दिव्यता आती है। तो छोटे छोटे बच्चे हैं आपके घर में, 3 साल 4 साल 5 साल के, नहीं है तो पड़ोसी के बच्चे भी भारत माता की संतान हैं। कोई बच्चा भारत में जब पैदा होता है ना, तो पहले भारत माता की संतान होता है, फिर हमारी संतान होता है। पहले राष्ट्र का नागरिक होता है, फिर हमारा पुत्र होता है। तो हमारे यहाँ बैठ के गुरुओं ने जो गुरुकुल में अध्यापन किया, विद्या दी, तो कैसे किया? इस देश में न तो गुरु को वेतन मिलता था, न विद्यार्थी को फीस लगती थी। ये अपने आप चलाता था समाज। ऑटोमेटिक व्यवस्था थी जो ऋषियों ने बनाई थी, इसको अंग्रेजों ने तोड़ा और हम खुश हो रहे हैं। गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए अपने आप को हम बड़े श्रेष्ठ समझ रहे हैं। तो एक क्षण रुक कर हमें विचार करना चाहिए कि हम कौन हैं, किसकी संतान हैं। अंग्रेजों ने तोड़ा, वर्ग भेद मचाया, वर्ण व्यवस्था का नाम जाति व्यवस्था रख दिया, जाति को लेकर समाज में घृणा फैला दी, जाति को लेकर समाज का विभाजन कर दिया। हमारी वर्ण व्यवस्था घृणा मूलक नहीं है, व्यवस्था मूलक है। वो कैसे समझ में आएगा? जब हम अपने शास्त्रों को पढ़ेंगे, संस्कृत के ग्रंथों को पढ़ेंगे, तब समझ में आएगा। और किसी ने एक लाइन निकाल के दिखा दी हमको, उसको लेके हम उड़ गए, इससे कुछ नहीं होता। संस्कृत भारतवर्ष की आत्मा है और संस्कृत ही मनुष्य को श्रेष्ठ बनाने का, मनुष्य में दिव्यता का संचार करने का एकमात्र साधन है। तो हमने आपको बताए क्षत्रज्ञ, उद्या बताया। अब एक और बता देते हैं, वो कौन सा अक्षर ऐसा है जो 2 मिलके एक नई शक्ल में बन जाता है? वो है श्र। श्रवण, श्रुति। तो कितने अक्षर हैं श्रवण? श और र, श और र। तो ये जो श है ना, तो ये पुराने काल से 2 प्रकार से लिखा जा रहा है। एक ऐसा श लिखते हैं और एक ऐसा श लिखते हैं। तो जब श के बाद रा का संयोग होता है तो ऐसा लिख देते हैं। ये भी श है। तो जैसे पा में रा लगा के प्रा बनता है, ऐसे ही शा में रा लगा के श्रा बनता है। ये शा और रा का संयोग है। इसको भी आप इधर लिख देंगे तो कोई दोष नहीं है, पर हमारी परंपरा में ऐसा लिखा हुआ हमको मिलता है। ये श्रा, इसमें क्या है? शा रा और आ, शा रा और आ। इसलिए इसमें री की मात्रा मत लगा देना कभी धोखे से। लोग इसी श्रा में री लगा देते। जैसे श्रुतम कहेंगे कि श्रुतम, श्रुतम लिखना है तो ये होगा श्रुतम। श्रुतम, री की मात्रा लगाना है, रा लगाना है तो इस शा का आश्रय लेते हैं, इस शा का। तो ये शा और रा के संयोग से बना श्रा। तो कितने अक्षर हो गए? हमने 5 अक्षर आपको बताए, क्षत्रज्ञ, उद्या और श्र। ये 5 अक्षर ऐसे हैं जो 2 व्यंजनों के मिलने पर अपनी आकृति को बदल देते हैं। इसके भीतर वो कौन कौन से 2 व्यंजन जुड़े हैं ये हमको दिखता नहीं है, दिखता नहीं है। और एक और है, उसको भी जान लेना चाहिए क्योंकि हम लोगों ने तोड़ दिया उसको। वो है का और ता। का और ता, जैसे हमने लिखा भ आधा का होता भक्त। अब हम ऐसा लिख देते हैं, ऐसा लिख देते हैं, पर इसको ऐसा लिखा नहीं जाएगा। पुस्तक में आप देखेंगे जब पुरानी पुस्तकों में तो आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, ये ऐसा मिलेगा। तो एक अक्षर आप यहाँ इसको भी लिख लीजिए, ऐसे लिखते हैं ना इसको। और एक और है, वो है 2 ता से मिला हुआ। 2 ता जब है तो इसको हम ऐसा लिखते हैं। इसमें ता और ता है, इसमें का और ता है। ये वित्त, 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 ता और ता है। और ये जो है ये भक्त, यहाँ ता और ता है। ये ता और ता का संयोग है और ये का और ता का संयोग है। अब कितने अक्षर हो गए? अब देखिए, क्षत्रज्ञ, द्या, श्र, क्ता,
और ता। इतने अक्षर आपको जोड़ के कैसे लिखे जाए ये हमने आपको दिखाया। और जब प्राचीन ग्रंथ पढ़ेंगे तो आपको ऐसे ही लिखे हुए मिलेंगे। अब जो हमने नया चला दिया है और पूरे देश ने चला लिया है, भाई कुछ तो सोचो कि क्या कर रहे हो। अब आप लिखेंगे वित्त, तो पुस्तकों में ऐसा लिखा मिलता है वित्त, ये गलत है। और भक्त को हम लिखते हैं ऐसा, ये भी गलत है। हमारी परंपरा में जैसा लिखा जाता है वो ये है। आप कुछ भी लिखिए, पर जब आप पुराने ग्रंथ पढ़ेंगे, संस्कृत के वेदादि ग्रंथों को पढ़ेंगे, तो आपको तो ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। तब आपकी मति चकराएगी। तो वहाँ जाके आपकी मति न चकराए, तो इसलिए यहाँ स्वर व्यंजन कैसे लिखे जाते हैं इनका सम्यक अभ्यास कर लेना चाहिए। इसमें त्वरा नहीं करना चाहिए, इसमें जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये उतना ही महत्वपूर्ण है जैसे भवन की नींव होती है। भवन बनाते हैं, मकान बनाते हैं, तो नींव के बल पर टिका रहता है। बड़े बड़े भवन जो दिखते हैं गगनचुंबी, वो किसके बल पर खड़े हैं? नींव के बल पर। तो ये जो वर्णोच्चारण शिक्षा है ये जड़ है। शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना, शुद्ध समझना। अब क्या है, आजकल कैसे बोलते हैं लोग? गलबल गलबल बोलते हैं, इसको गलबल गलबल कहते हैं। समझे भी नहीं आता कैसे बोलते हैं। उच्चारण, जिस अक्षर के बाद जो अक्षर लिखा है उसको उसी क्रम में बोलना चाहिए। जितनी मात्रा में लिखा है उतनी मात्रा का ही बोलना चाहिए। तो अब इतना स्वच्छंदत आवाज़ चला है कि जो पाते हैं लिखते हैं और समझते हैं कि हम बड़े मॉडर्न हैं। तो कुछ नहीं है, ये मूर्खता का तांडव है, उसका अपनोदन करना चाहिए। हम लोग भारत में पैदा हुए हैं, हम लोग भारत माता की संतान हैं, और वेदादि शास्त्र हमारी संपत्ति हैं। वेद हैं, उपनिषद हैं, महाभारत हैं, रामायण हैं, 18 पुराण हैं, 18 उपपुराण हैं, हजारों हमारे संस्कृत के ग्रंथ हैं, कालिदास हैं, भास हैं, बाण हैं, हर्ष हैं। कोई गिन सकता है? इतना जलाया इन मुसलमानों ने, हमारे पूरे पूरे विश्वविद्यालयों को जलाया, पूरे ग्रंथालयों को जलाया। 6-6 महीने तक आग नहीं बुझी। उसके बाद भी जो बचा है वो छोटा नहीं है। तो जितना उन्होंने जलाया उससे अधिक हमने अपनी उपेक्षा से नष्ट कर दिया। जितना उन्होंने जलाया उससे अधिक हम हिंदुओं ने अपनी उपेक्षा से नष्ट कर दिया कि अंग्रेज हमको सिखा गए कि संस्कृत पढ़ने से कुछ नहीं होता, अंग्रेजी पढ़ने से आप मॉडर्न हो जाते हैं, नौकरी मिल जाती है। तो ये तो उन्होंने बनाया था। अंग्रेजी पढ़ोगे तो हम आपको बाबू बनाएंगे, संस्कृत पढ़ोगे तो आपको पूछेंगे भी नहीं। तो संस्कृत शिक्षा का जो वृक्ष था उसको जड़ से उखाड़ा अंग्रेजों ने। पूरी कोशिश की, पर हमारी जड़ें इतनी मजबूत हैं कि हम फिर से हरे भरे हो जाते हैं, हम फिर से हरे भरे हो जाते हैं। तो हम संस्कृत पढ़ें और भारतीय बने। संस्कृत पढ़े बिना अपने आप को हम भारतीय नहीं कह सकते। तो हमने संस्कृत पढ़ने के लिए जो प्रारंभिक बातें हैं, स्वर, व्यंजन, व्यंजनों में 25 स्पर्श, 4 अंतस्थ, 4 ऊष्म, स्वरों में ह्रस्व व दीर्घ, 2 ही भेद हमने बताए। इससे अधिक भेद हमने नहीं बताए, क्योंकि हम प्रारंभिक स्तर पर बता रहे हैं, व्याकरण नहीं पढ़ा रहे हैं। वर्णों का जो क्रम आनुपूर्वी उसको बताया, व्यंजनों के स्थान बताए, उनके 5 वर्ग बताए, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। और जो 11 लावा है इनका नाम अंतस्थ है, और शाशा साहा है इनका नाम ऊष्म है। इनको कैसे बोलना और कैसे लिखना ये भी हमने आपको बताया। और 12 खड़ी के स्थान पर 14 खड़ी यदि हम बोलें तो बालक को दिखने लगेगा कि क्ष में 3 अक्षर है, नहीं तो क्ष उसको एक ही अक्षर दिखेगा, और का में 2 अक्षर है। तो छोटे आ की भी मात्रा होती है जैसे बड़े आ की मात्रा होती है। ये भी हमने आपको बताया। ये सब इसलिए बताया कि हमारे देश की जो संतानें छोटी छोटी
हैं जो राष्ट्र का भविष्य है, उनको आप संस्कृत से जोड़िए। पैदा होने के साथ उसको संस्कृत पढ़ाइए और उसकी वाणी को शुद्ध कीजिए। बिना संस्कृत पढ़े वाणी शुद्ध नहीं होती, और बिना संस्कृत पढ़े जीवन कृतार्थ भी नहीं होता। इसलिए जीवन को कृतार्थ करने के लिए हम संस्कृत को पढ़ें। तो हमने उच्चारण का विज्ञान बताया और लिपि का विज्ञान बताया कि कैसे लिखना है। अब पूरी भाषा में जब शब्द आएंगे तो उनको हम कैसे पढ़ेंगे। जो वर्ण हैं, इन वर्णों को मिला करके पद बनता है। हम वाक्य बोलते हैं ना भाषा में, हम कहते हैं भगवान श्री राम पिता की आज्ञा से वनवास चले गए। भगवान श्री राम पिता की आज्ञा से वन चले गए, तो भगवान 1, श्री राम 2, पिता की 3, आज्ञा से 4, वन 5 और चले गए। वास्तव में चले गए एक ही। इतने शब्द हैं। वाक्य में जिन शब्दों को हम बोलते हैं उनका नाम होता है पद। पूरा समुदाय जो है पद समूहो वाक्यम, पदों का जो समूह है वो वाक्य कहलाता है। वाक्य के भीतर पद होते हैं। वो सारे पदों से मिलकर जो वाक्य बनता है उसके द्वारा ही हमें अर्थ का बोध होता है, अर्थ का ज्ञान होता है। ठीक है। और पद के भीतर कौन होते हैं? अक्षर होते हैं। इन्हीं को हम वर्ण कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, स्वर व्यंजन। इनकी बात हमारी पूरी हो गई। अब हम स्तोत्रों को पढ़ने का अभ्यास करेंगे कि स्तोत्र कैसे पढ़े जाएं। तो हमको पूरे इतने लंबे लंबे सब शब्द एक लाइन में जुड़े हुए दिखेंगे। कभी 2 लाइन भी जुड़े हुए हमको दिख सकती हैं एक साथ। तो उनको देखकर हमारा दिमाग न चकराए, उनको देखकर हमारे मन में भय ना हो, इसलिए हमने बता दिया कि कौन से अक्षर कैसे जुड़ते हैं और कहाँ से जुड़ते हैं। वहीं से उनको हम तोड़ेंगे, पढ़ते समय तोड़ेंगे। लकड़ी का बहुत बड़ा गट्ठर होता है, तो उसको भी उठा के अंदर ले आते हैं ना। कैसे ले आते हैं? खोल लेते हैं और एक एक लकड़ी को उठा के ले आते हैं। तो ये गट्ठर के समान जब जुड़े हुए दिखेंगे तो इनको कैसे तोड़ना, उसकी विधि आपको हम बताएंगे। और उस विधि के अनुसार हम लोग स्तोत्रों का पाठ करना सीखेंगे अगले व्याख्यान में। आज के व्याख्यान में इतना दें।